ये कहानी है सोमपुर गांव की, जहां मनोहर नाम का एक व्यक्ति रहता था। मनोहर बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार आदमी था। वही मनोहर का एक भाई भी था जो बहुत ही दुष्ट और लालची था। मुकेश अपने भाई से बहुत जलता था, क्योंकि मनोहर ने मेहनत करके अपना घर मकान बना लिया था, जबकि मुकेश अभी भी टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसको इतना आगे बढ़ा देख मुकेश हमेशा उससे ईर्ष्या करता रहता था। एक दिन जब मनोहर अपने खेतों में काम करने जा रहा था, तो मुकेश उसका भाई उसको बीच रास्ते में उसे रोकता है। दोनों के बीच कुछ बहस होती है और मुकेश उसको जान से मार देता है और उसकी सारी जमीन जायदाद हड़प लेता है और उसकी पत्नी तथा उसके बेटे और बेटी को घर से बाहर निकाल देता है। अकेले पड़ जाने के कारण वो लोग उस गांव को छोड़कर चले जाते हैं और एक टूटे फूटे घर में रहने लगते हैं। बेटा राजू, मैं चाहती हूँ तुम दोनों भाई बहन पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाओ, ताकि तुम्हारे पिताजी का सपना पूरा हो सके। वे चाहते थे तुम दोनों पढ़ लिख कर बहुत बड़े आदमी बन जाओ, ताकि उन्होंने जो कड़ी मेहनत करी है वो तुम दोनों को न करनी पड़े। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम लोगों का यहाँ आखिर कौन है जो हमारी मदद करेगा? हमें खुद ही अपनी मदद करनी होगी। आखिर तुम कब तक दूसरों के घर में जाके काम करती रहोगी? मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं भी अब घर के काम में हाथ बटाऊंगा और घर की जिम्मेदारी उठाऊंगा। बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम ये सब कैसे कर सकते हो? तुमको अभी पढ़ाई करनी चाहिए, तभी तो तुम बड़े आदमी बनोगे। तब तक मैं छोटे मोटे काम करके घर चला लेती हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। नहीं माँ, मैं कल से स्कूल पढ़ने नहीं जाऊंगा और खेतों में काम करके घर चलाऊंगा। तुम अपना और मुन्नी का घर में रहकर ध्यान रखो। मैं सब कर लूंगा। बहुत समझाने के बाद भी राजू अपनी माँ की एक बात नहीं सुनता और खेतों में चला जाता है काम करने के लिए। वो प्रतिदिन खेतों में जाता और वहां से लकड़ियां काटकर उन्हें बेच के घर आ जाता। एक दिन राजू को घर आने में बहुत देर हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। अरे बेटा, आज तो बहुत देर से घर आया, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। वो आज लकड़ियाँ बेचने में बहुत देर हो गई, इसलिए मुझे घर आने में बहुत समय लग गया। बेटा तू अभी बहुत छोटा है और मुझे बहुत फिक्र हो जाती है तेरी। तू ये सब काम छोड़ दे और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, मैं घर खर्च चला लूंगी। ठीक कह रही हो माँ, लेकिन मैं ये नहीं देख सकता कि मेरे रहते तुम काम करो। पिताजी ने मुझे जिम्मेदारी लेना सिखाया था और कहा था हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम को करना। और रही पढ़ाई की बात, तो मुन्नी है तो मैं उसे पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। घर में पढ़ा लिखा कोई तो एक हो ही जाएगा। माँ, अब आप मेरी चिंता छोड़ दो। आप बस अपना ध्यान रखो और मुन्नी का ध्यान रखो। बाकी सब काम मैं कर लूंगा। बहुत समझाने के बाद भी राजू बात नहीं सुनता और अगली सुबह खेतों में निकल जाता है काम के लिए। इस दिन भी राजू जंगल से लकड़ियां काटकर घर आ रहा होता है। तभी उसकी नजर एक खेत पर पड़ती है, जहाँ कुछ लोग काम कर रहे होते हैं और एक सेठ जी पास में बैठे होते हैं। राजू मन ही मन सोचता है, क्यों ना मैं इन सेठ जी के पास जाकर काम की बात करूं? क्या पता इनके पास मुझे कोई काम मिल ही जाए। इन लकड़ियों का दाम तो कभी एक जैसा रहता ही नहीं है। सेठ जी के पास रहूंगा तो हर महीने की पगार से घर अच्छे से चला पाऊंगा। यही सोचकर राजू सेठ जी के पास चला जाता है और सेठ जी से बोलता है। नमस्ते सेठ जी, मेरा नाम राजू है। यहीं पास के गांव में रहता हूँ। क्या आप अपने यहाँ मुझे कोई काम दे सकते हैं? मैं हर तरह का काम कर सकता हूँ। बेटा, मेरे पास तो बहुत से काम है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इस काम के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। भला ये मेहनत मजदूरी वाला काम तुम कैसे करोगे? तुम्हारी उम्र पढ़ाई की है, मेहनत की नहीं। जी सेठ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे घर की हालत अच्छी नहीं है और मेरे अलावा कोई और नहीं है घर में जो घर चला सके। इसलिए मैं आपसे काम मांग रहा हूँ ताकि अपना घर चला सकूं। बहुत बोलने के बाद सेठ जी
को राजू की स्थिति पर तरस आ जाता है। ठीक है राजू, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन खेतों में काम के अलावा मेरे पास कोई और काम तो है नहीं जो मैं तुम्हें दूं। तुम्हें यही काम करना होगा। सेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नहीं जानता कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। घर जाकर राजू अपनी माँ को नौकरी मिल जाने की बात बताता है। माँ देखना, अब सब ठीक हो जाएगा। अब मैं घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से उठा पाऊंगा और मुन्नी भी अच्छे स्कूल में पढ़ पाएगी। साथ के साथ तुम भी अपना ध्यान अब अच्छे से रख पाओगी। अरे बेटा, कोई जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। अभी से इतनी मेहनत वाला काम करेगा तो तू बीमार हो जाएगा, फिर किस काम की रहेगी ये तनख्वाह। तू केवल स्कूल जा, बाकी सब मैं देख लूंगी। अगले दिन से राजू खेतों में काम करना शुरू कर देता है और सब लोगों के मुकाबले बहुत ज्यादा मेहनत करता है। उसकी मेहनत देखकर सेठ जी बहुत खुश हो जाते हैं। बेटा राजू, मुझे तो लगा था तुम आज आओगे ही नहीं। इतना मेहनत वाला काम देखकर तुम पीछे हट जाओगे, लेकिन तुम डरे नहीं और बहुत मेहनत से काम की। जी सेठ जी, मैं किसी काम से नहीं डरता। मुझे पता है मेरे अलावा कोई और नहीं है घर की देखभाल करने वाला, फिर मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ। वैसे भी मैं बहुत मेहनती हूँ और सारे काम बहुत ईमानदारी से करता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बेटा राजू, मैं तुम्हारे काम को देखकर बहुत खुश हूँ। तुम बहुत मेहनत करते हो। इतने कम उम्र में भी तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो। जी सेठ जी, मेरे पिताजी ने मुझे यही सिखाया है कि कभी भी मेहनत से डरना नहीं चाहिए और ईमानदारी से अपने सभी काम करने चाहिए। आजकल ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ। अच्छा राजू, ये बताओ तुमने कितनी क्लास तक पढ़ाई करी है? कहाँ तक पढ़े हो तुम? सेठ जी, मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ। इसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि मैं स्कूल जा ही नहीं पाया। ठीक है राजू, मैं सोच रहा हूँ मुझे इस महीने की तनख्वाह देनी है। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ लिखा पढ़ी वाला काम देता हूँ। जरा मुझे जोड़ कर बताओ। तुम 10वीं तक तो पढ़े हो, तुम्हारा गणित ठीक होना चाहिए। ठीक है सेठ जी, मुझे गणित वैसे भी बहुत पसंद थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था ये जोड़ घटाव। मैं अभी आपको हिसाब किताब करके बताता हूँ। राजू फटाफट सारा हिसाब करके सेठ जी को दे देता है। अरे राजू, तुमने ये क्या किया? मैं तो तुमको बहुत होशियार समझता था, लेकिन तुम वैसे नहीं निकले। कल से तुम नहीं आना। यह सुनकर राजू चौंक जाता है और सेठ जी से बोलता है। क्या हुआ सेठ जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या जो आप ऐसे मुझे बोल रहे हैं? अरे राजू, मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। तुम तो बहुत होशियार निकले। तुमने ना तो हिसाब किताब बिल्कुल सही से किया, ऊपर से कोई गलती भी नहीं करी। अब से तुम मेरे यहाँ खेतों में काम नहीं करोगे। क्यों सेठ जी, भला मैं खेती का काम नहीं करूँगा तो क्या काम करूँगा? राजू, मैं तुमको खेतों में काम करने से मना कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे पास कोई और काम है। कोई और काम है? मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी, आप क्या कह रहे हैं? राजू, अब से तुम मेरे यहाँ खेतों में काम नहीं करोगे, बल्कि आज से तुम मेरा हिसाब किताब संभालोगे। खेतों का हिसाब, तनख्वाह का हिसाब, वगैरह वगैरह। अब तुम घर जाओ और कल से हिसाब किताब देखना शुरू कर दो। राजू वहाँ से घर चला जाता है और घर पहुंचकर अपनी माँ को सब बात बताता है। बेटा, तुम इतना जल्दी घर कैसे आ गए? अभी तो रात भी नहीं हुई। आज तुम काम पर नहीं गए थे क्या? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आज कुछ ऐसा हुआ कि सेठ जी ने मुझे कुछ हिसाब किताब वाला काम दिया। मैंने उसे फटाफट बिल्कुल ठीक से करके उनको दे दिया, जिससे वे बहुत खुश हो गए और उन्होंने मुझे कहा कि आज के बाद मैं उनके यहाँ मजदूरी वाला कोई काम ना करूं और केवल हिसाब किताब देखूं। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर लगा रहता था कि तुम यह मजदूरी वाला काम कैसे करोगे, उससे तुम्हारा पीछा छूट गया। भगवान ने मेरी सुन ली। अब ये भी सुन ले कि तुम किसी तरह स्कूल भी चले जाते तो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते। खैर छोड़ो, चलो अब तुम घर आ ही गए हो तो कपड़े बदल लो और चलो चलकर खाना खा लो। जी माँ, आप खाना निकालो, मैं अभी आया। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और राजू अपनी मेहनत से सेठ जी के दिल में अपने लिए बहुत अच्छी जगह बना लेता है। साथ के साथ सेठ जी राजू को अपने बेटे की तरह मानने लग जाते हैं।
सेठ जी जब भी कोई काम राजू को देते तो वो बहुत जल्दी-जल्दी से उस काम को करके सेठ जी को दे देता है और काम खत्म करके घर चला जाता है। बहुत दिनों बाद एक दिन सेठ जी राजू को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें अपने बेटे जैसा मानता हूँ। तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। तुम्हें मैं जो भी काम देता हूँ तुम बिल्कुल सही से करते हो। साथ के साथ ये भी देखता हूँ कि तुम्हारा बहुत सारा समय बच जाता है जो तुम यहीं खेतों में रहकर व्यर्थ कर देते हो। मेरी एक सलाह मानोगे? जी सेठ जी, बिल्कुल कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ तुम ये खाली समय व्यर्थ ना करो और इसका सही इस्तेमाल करो। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझ नहीं पाया। बेटा, मैं चाहता हूँ तुम कल से स्कूल जाना शुरू कर दो। जी सेठ जी, लेकिन मैं स्कूल नहीं जा सकता। मैं नौकरी करे बिना नहीं रह सकता। इसी से मेरा घर चलता है। बेटा राजू, मैं तुम्हें नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कल से तुम दिन में स्कूल जाओ और शाम को यहाँ खेतों में आ जाओ। इससे तुम अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लोगे, साथ के साथ खेतों में हिसाब किताब वाला काम भी कर लोगे। पैसे की फिक्र मत करना, मैं तुम्हें पूरी पगार दूंगा। साथ के साथ तुम्हारे स्कूल का खर्च भी पूरा मैं उठा लूंगा। सेठ जी से यह सुनकर राजू मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और सेठ जी का आभार व्यक्त करता है। सेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नहीं जानता कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। धन्यवाद वगैरह कुछ नहीं, अब तुम जाओ, पूरे मन लगाकर पढ़ाई करो। सेठ जी, मैं पूरे मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। राजू खुशी खुशी अपने घर जाता है और माँ को सब बात बताता है। अरे माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? देखो, आज तुम्हारे लिए मैं एक खुशखबरी लाया हूँ। अरे क्या हुआ बेटा, क्या खुशखबरी लाए हो? तुम जो दिन रात भगवान से मांगती रहती थी ना, आज वो पूरा हो गया। कल से मैं स्कूल जाऊंगा और अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन तूने अपनी नौकरी छोड़ दी क्या? नहीं माँ, सेठ जी ने मुझसे खुश होकर आज मुझे कहा कि मैं कल से दिन में स्कूल जाऊं और शाम को आकर हिसाब किताब वाला काम करूं। साथ के साथ स्कूल का खर्च भी वही उठाएंगे और काम की तनख्वाह भी पूरी देंगे। अरे वाह, ये तो सच में मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि तू पढ़ाई करे। सेठ जी बहुत अच्छे आदमी हैं। आजकल ऐसे आदमी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तू सेठ जी के पास दिल लगाकर काम करना, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देना। जी माँ, मैं पूरे मन लगाकर काम करूंगा, साथ के साथ पढ़ाई भी अच्छे से पूरी करूंगा। हमें अपने जीवन में हमेशा यह याद रखना चाहिए कि कोई भी काम को पूरे मन लगाकर करना चाहिए। इससे यह होगा कि तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा, साथ के साथ काम भी अच्छे से पूरा हो जाएगा। याद रखना, ईमानदारी और मेहनत से तुम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। ये कहानी है मुकुंदपुर गांव की, जहां एक बनवारी नाम का व्यक्ति रहता था। गांव बहुत छोटा था। गांव छोटे होने की वजह से ज़्यादातर लोग वहां छोटा मोटा काम करके अपना घर चलाते थे। बनवारी भी एक छोटी सी दुकान चलाता था। दुकान छोटी थी, लेकिन बनवारी उसमें बहुत मेहनत करता था। उसकी मेहनत की वजह से उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी। लेकिन मोहन, जो उसी गांव में रहता था और उसका पड़ोसी था, उसकी चलती दुकान देखकर मोहन को बहुत जलन होती थी। हे भगवान, आपकी बहुत कृपा है जो मैं इस गांव में अच्छे से कमा खा पा रहा हूँ। आपकी वजह से मेरा घर चल रहा है, मैं अच्छे से रह पा रहा हूँ। आपकी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे। एक दिन बनवारी सुबह सुबह उठकर अपनी दुकान की तरफ जा रहा है, तभी मोहन उसे रास्ते में मिल जाता है और बुलाता है। अरे ओ बनवारी, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह इतनी जल्दी में? अरे सुन तो लो, जरा रुक कर दो बातें हमसे भी तो कर लो। हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, कोई दुश्मन तो नहीं? अरे नहीं नहीं मोहन भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको तो पता है मैं सुबह सुबह अपनी दुकान पर जाता हूँ, इसीलिए तो मैं इतनी जल्दी में था। हाँ हाँ, जल्दी में चले जाना, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है बनवारी? तुम तो ऐसे भागे जा रहे हो जैसे तुम्हारी दुकान पर किसी ने आग ही लगा दी हो। जरा रुककर मुझसे हाल चाल तो बतिया लो। इतने दिन हो गए बात किए। दिन भर तो तुम दुकान पर ही काम करोगे और खाली तुम बैठते कहाँ हो? कहाँ जा रहे हो?
दुकान पर तो तुम्हें फुर्सत ही नहीं होती है, इतना ज़्यादा काम होता है तुम्हें। अरे भैया, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा, और ना ये सोचा कि कभी किसी के यहाँ आग लग जाए। भगवान ना करे मेरे दुश्मन के घर में भी आग लगे। भगवान सब पर कृपा बनाए रखे। लेकिन ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? भगवान की कृपा से मेरी दुकान बस चल पा रही है, उसी से मेरा परिवार सही से रह पा रहा है। भगवान ना करे मेरी दुकान को किसी की नज़र लगे। मुझे बहुत से लोगों का उधार देना है, जिनसे उधार लेकर मैंने ये दुकान बनाई है, और इसीलिए बस मैं इतनी मेहनत करता हूँ ताकि उनका उधार चुका सकूँ। हाँ हाँ बनवारी, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भरोसा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारी दुकान हमेशा ही इतनी ज़्यादा चलेगी। ये तो किस्मत वाली बात है, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं रहती, तुम ये भी जान लो। कभी ना कभी तो किस्मत खराब होती ही है। लेकिन तुम परेशान मत हो बनवारी, क्योंकि तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है और तुम्हारी दुकान तो बहुत अच्छी चलती है। तुम घबराओ नहीं बिल्कुल भी, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। अच्छा खैर छोड़ो, और बताओ क्या हाल चाल है, परिवार में सब ठीक ठाक तो है ना? अच्छा चलो मैं अभी निकलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है बाजार में, मिलते हैं फिर कभी। मोहन के जाते ही बनवारी सोच में पड़ जाता है और बोलता है, हे भगवान, कभी ऐसा ना हो जैसा अभी मोहन भैया ने कहा। उनकी तो हमेशा की आदत है, हमेशा वो सभी से जलते रहते हैं। लेकिन मैंने उनका क्या बिगाड़ा है जो वो मुझसे ऐसी बातें करके चले गए? भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा कुछ हो, सब हमेशा खुशी से रहे, यही मेरी प्रार्थना है। चलो अब मैं दुकान चलता हूँ, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। देर रात को बनवारी दुकान बंद करके अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होती। और घर पहुंचकर बनवारी अपनी पत्नी से सारी बातें बताता है जो मोहन के साथ हुई थी। यह सब सुनकर उसकी पत्नी बहुत परेशान हो जाती है। अरे सुनिए जी, आप मोहन भैया के क्यों मुंह लगते हैं? जब आपको पता है वो सबसे जलते हैं और किसी का भला नहीं सोच सकते, फिर भी आप उनसे बात करते हैं, क्यों उनके मुंह लगते हैं? आपको मैं पहले भी कई बार समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरी कोई बात नहीं मानते और वैसे ही परेशान होते रहते हैं। खैर आप परेशान मत हो, उनकी तो आदत है यही। चलिए अब चल के खाना खा लीजिए, इतनी रात हो गई है और हमने खाना भी नहीं खाया है। अरे चांदनी, मैं नहीं जाता हूँ मोहन भैया के पास, लेकिन ना जाने कहाँ से वे हमेशा मेरे सामने आ जाते हैं। या तुम ही बताओ, सामने आ जाने के बाद मैं वहाँ से कैसे चला जाऊँ? आज तो उसने मेरी दुकान में आग लग जाने की बात बोल दी, फिर कैसे ना हूँ मैं परेशान? परेशानी वाली तो ये बात ही है, वह हमेशा ही ऐसी वैसी बातें करके मुझे परेशान कर देते हैं और मेरा दिमाग खराब कर देते हैं। अरे ऐसे परेशान मत होइए, उनकी तो आदत है, भगवान देख रहा है। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। चलो अब चलकर खाना खा लेते हैं, खाना भी ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ, चलो चलकर खाना एक साथ खा लेते हैं। भगवान कभी हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। हम दोनों ने बहुत मेहनत करी है, अब मैं मोहन की बातों का कभी बुरा नहीं मानूंगा और ना परेशान होऊंगा। हाँ हाँ, रात भी काफ़ी हो चुकी है, चलो चल के खाना खा लेते हैं, फिर सुबह मुझे दुकान भी जाना है। अगली सुबह उठकर बनवारी अपनी दुकान जाने के लिए तैयार हो जाता है। आज आप मोहन भैया के सामने नहीं जाइएगा, अगर वो आपको दिखाई भी देंगे तो अपना रास्ता बदल लीजिएगा, वरना कल की तरह आज भी परेशान हो जाएंगे। हाँ ठीक है चांदनी, मैं नहीं जाऊंगा मोहन भैया के पास। वैसे भी मुझे अपने बहुत से काम हैं, उनसे बातें करके ना तो मैं काम कर पाता हूँ और मेरा दिमाग खराब होता है ऊपर से अलग। चलो मैं निकलता हूँ, तुम भी अपना ध्यान रखना, मेरी फिक्र नहीं करना। और चांदनी से ये सब बातें करके बनवारी दुकान के लिए निकल जाता है। लेकिन वो जैसे ही अपने घर के बाहर निकलता है तो देखता है कि मोहन भैया अपने घर के बाहर ही खड़े हैं। अरे अरे अरे, मोहन भैया, ये तो फिर मेरे घर के बाहर खड़े हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? कैसे सामने से जाऊं?
इनसे बात करके तो मेरा दिन ही खराब हो जाएगा। अच्छा, एक काम करता हूँ, पीछे से निकल जाता हूँ। चुपचाप निकल जाऊँगा तो टाइम से दुकान भी पहुँच जाऊँगा। मैं नहीं चाहता मैं इनके पास जाऊँ और किसी तरीके से ये मुझसे बात करें और मेरा दिन खराब कर दें। यही सोचकर बनवारी मोहन के पास से गुजरने की कोशिश करता है, लेकिन मोहन तो उसको पहले से ही देख लेता है और इंतजार करने लगता है कि बनवारी उसके पास आए और वो उससे उसी तरह की बातें कर सके। मोहन बनवारी को आवाज देता है। अरे बनवारी, क्या बात है, बड़े छुप छुप कर जा रहे हो। ना कोई दुआ सलाम, ना राम राम। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो बता दो। क्यों नाराज हो मुझसे? क्या हुआ फिर? तुम इतनी जल्दी जल्दी में दुकान की तरफ क्यों जा रहे हो? मैंने तो तुम्हें कल भी समझाया था कि तुम्हारी दुकान भागी थोड़ी जा रही है। जो तुम इतनी तेजी से भागे चले जाते हो, गिर जाओगे। रास्ते में आए लोगों से बात तो कर सकते हो, ना उनसे मिलते हो, ना उनसे हालचाल लेते हो। यह सुनकर बनवारी अंदर ही अंदर फिर परेशान हो जाता है। अरे नहीं मोहन भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है। मैं क्यों होने लगा आपसे नाराज? आपने कौन सी ऐसी मुझसे बात करी है जिससे मैं नाराज हो जाऊंगा और चुपचाप आपसे बिना मिले चला जाऊंगा? लेकिन मुझे आपकी उस दिन वाली बात बहुत बुरी लगी, जब आपने मुझसे कहा कि मेरी दुकान में आग लग जाए। उस दुकान से मैंने अपने बहुत उधार चुकाने हैं। मैंने बहुत मेहनत करी है उस दुकान पर। भगवान ना करे कभी कैसी कोई घटना हो जाए। आप मेरे भाई जैसे हो, आप फिर कैसे कह सकते हो कि मेरी दुकान पे आग लग जाए? आप कोई और भी तो बात बोल सकते थे ना? हाँ, बोल तो सकते थे आप, लेकिन आपने नहीं कहा। आप ये भी तो बोल सकते थे कि दुकान मेरी इसी तरीके से चलती रहे और मैं बहुत तरीके करूं, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं कहा और मुझे बहुत बुरा भला कह दिया, जिसका मुझे बहुत बुरा लगा। बस इसीलिए मैं आपके सामने से जाने से डर रहा था। यह बोलकर बनवारी वहां से अपनी दुकान की तरफ चला जाता है। उसके जाते ही मोहन आग बबूला हो जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में बोलता है। बनवारी के बच्चे, तुम्हें मैंने इतना भी क्या बुरा भला कहा था जो तुम मुझसे ऐसे बातें करके चले गए? मैं तो मजाक ही कर रहा था तुमसे, लेकिन तुमने तो बहुत गुस्से में आके मुझे बुरा भला बोल दिया है। मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा, देखना मैं क्या करता हूँ। इतना बोलकर मोहन चला जाता है। रात होते ही मोहन चुपचाप हाथ में आग लिए उसकी दुकान की तरफ चला जाता है और बोलता है। अब देखना बनवारी, मैं कैसे तुम्हारी दुकान में आग लगाता हूँ। अभी तो मैं सिर्फ बोल ही रहा था, लेकिन अब मैं सच में तुम्हारी दुकान जलाकर राख कर दूंगा। इतना बोलकर मोहन जैसे ही आगे बढ़ता है, एक सांप उसके पैर के नीचे आ जाता है और उसे काट देता है और मोहन वहीं गिर पड़ता है। जब बनवारी को इस घटना का पता चलता है तो पत्नी चांदनी को इसके बारे में बताता है। देखा आपने, देखा ना, मैं ना कहती थी भगवान जी कभी हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। हमने भगवान पर भरोसा किया और उन्होंने आज हमारी दुकान जलने से बचा ली, बल्कि मोहन भैया को उसके ये पाप का फल भी दे दिया। हमें हमेशा अच्छे काम ही करने चाहिए और कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। भगवान मेहनत करने वाले को हमेशा साथ देते हैं।